साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्लास 10th का मेंसुरेशन चल रहा है, जिसमें आपको कल जो है फार्मूला बताया गया वेलन का, सिलेंडर का आपको फार्मूला बताया गया। फिर सिलेंडर को आपको फार्मूला बताने के बाद सिलेंडर कैसे प्राप्त किया गया, वो आयताकार कागज़ या आयताकार पतली पन्नी को उसके लंबाई या चौड़ाई की ओर मोड़कर जो ठोस प्राप्त होता है वो बेलन होता है। ये भी हमने आपको डिफ़ाइन किया था। और लंबाई की ओर मोड़कर हमने ये भी बताया था कि जब हमने लंबाई की ओर मोड़ा तो जो कागज़ की चौड़ाई थी वो बेलन की ऊंचाई बन गई थी, और जो कागज़ की लंबाई थी वो बेलन के आधार की परिधि बन गई थी। और बेलन का आधार वृत्त होता है। ये आप लोग डेफिनेटली इसको एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। तो मैं लिख भी देता हूँ कि बेलन का आधार वृत्त होता है। और अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, आयताकार कागज़ को या आयताकार पतली पन्नी को या आयताकार चद्दर को उसके चौड़ाई की ओर मोड़ेंगे। चौड़ाई की ओर मोड़ने का मतलब चौड़ाई के परितः मोड़ेंगे। तो चौड़ाई के परितः जब मोड़ेंगे तो बेलन कैसे प्राप्त होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो जो है वो आपके लिए कि बेलन का आधार वृत्त होता है। ये लिख लीजिए, बेलन का आधार वृत्त होता है। बेलन का आधार वृत्त होता है। और अगर बेलन का आधार वृत्त होता है, ये ऐसे होता है वृत्त, जो उसका आधार वृत्त होता है, तो वृत्त का दो फार्मूला लिख लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि, जिसको परिमाप आप कह सकते हो, वृत्त की परिधि, परिधि यानी परिमाप, वो होता है 2 पाई आर। ये होता है। तो अब देखिए, पिछले वीडियो में आपने जाना था कि जब आयताकार कागज़ को या आयताकार पतले चद्दर को उसके लंबाई की ओर मोड़ा जाता है तो जो ठोस प्राप्त होता है वो बेलन होता है। और उस बेलन में कागज़ की लंबाई और चौड़ाई क्या बनी थी, ये आपको बताया गया था। अब हम इस बार क्या जानेंगे, आयताकार कागज़ को या आयताकार चद्दर को या आयताकार पन्नी को, पतली पन्नी को क्या करेंगे, हम चौड़ाई की ओर मोड़ेंगे। चौड़ाई की ओर मोड़ने का मतलब कि लंबाई के परितः मोड़ेंगे। हम इस बार क्या करेंगे, आयताकार कागज़ को चौड़ाई की ओर मोड़ेंगे। चौड़ाई की ओर मोड़ने का मतलब कि लंबाई के परितः मोड़ेंगे। तो देखिए, जब आयताकार कागज़ को आयताकार कागज़ को चौड़ाई की ओर, चौड़ाई की ओर का मतलब अनुदिश, अनुदिश। जब आयताकार कागज़ को चौड़ाई की ओर अर्थात लंबाई के परितः, अर्थात लंबाई के परितः मोड़ा जाता है, मोड़ा जाता है, तब प्राप्त ठोस, चलो आयत को उसके चौड़ाई की ओर मोड़ा जाए और देखा जाए कैसा ठोस मिलता है, कौन सा ठोस मिलता है। राइट।
अब क्या करेंगे, इसमें ए बी लंबाई है और ए डी चौड़ाई है, तो इस बार हमें चौड़ाई की ओर मोड़ना है, यानी कि सी डी को हम पकड़ेंगे और ए डी को फिक्स कर लेंगे, है ना। लंबाई को पकड़ेंगे और ए बी को फिक्स कर लेंगे अपने स्थान पे, और जब इसे हम चौड़ाई की ओर यानी कि ए डी और बी सी की ओर ऐसे मोड़ते हुए लाएंगे और ए बी से ज्वाइंट कर देंगे, सी को बी से ज्वाइंट कर देंगे, डी को ए से ज्वाइंट कर देंगे, तो हमको इस तरह का इस तरह का ठोस प्राप्त हो जाएगा, ऐसे। और ऐसे होल बन जाएगा, वृत्तीय होल दोनों तरफ। कहिए तो कागज को मोड़ के दिखाएं। ये बेलन बन गया, जो ठोस मिला क्या बन गया, बेलन बन गया बच्चों। ए डैश बी डैश ओ डैश। तो जब आयताकार कागज को उसके चौड़ाई की ओर यानी कि चौड़ाई के अनुदिश यानी कि लंबाई के परितः, क्योंकि आपने ए बी को फिक्स कर रखा है, लंबाई के परितः मोड़ा जाता है, तो जो ठोस प्राप्त होता है वो बेलन होता है, जो ठोस प्राप्त होता है वो बेलन होता है। और प्राप्त बेलन में जो कागज की चौड़ाई है ए बी, वो बेलन की ऊंचाई बन जाएगी। देखो बेलन ऐसे लेटा हुआ है, तो जो कागज की लंबाई है वो बेलन की क्या बन गई है, ऊंचाई बन गई है। ऊंचाई बन गई है बेलन की। कौन बन गया है, जो कागज की लंबाई है, और जो कागज की चौड़ाई एडी है वो बेलन के आधार की परिधि बन गई है। और बेलन का आधार क्या होता है बच्चों, बेलन का आधार वृत्त होता है। यानी कि जो कागज की चौड़ाई एडी है या बीसी है वो बेलन के आधार की परिधि बन गई है। यानी एडी क्या बना है, एडी इज इक्वल टू बेलन के आधार की परिधि यानी वृत्त की परिधि 2 पाई आर बन गया है। क्या बन गया है, 2 पाई आर। ये ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं कि कैसे करने पे क्या होता है, जिससे याद रहे। और इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि 20 बाई 18 वाले आयताकार कागज को 18 सेंटीमीटर भुजा के परितः मोड़ा जाता है। तो जिसके परितः मोड़ा जाता है वो ऊंचाई बनता है, जिसके परितः मोड़ा जाता है वो ऊंचाई बनता है। और जो दूसरी भुजा होती है वो बेलन के आधार की परिधि हो जाती है। जैसे आपने लंबाई के परितः मोड़ा तो लंबाई क्या बन गई, ऊंचाई बन गई, है ना। या और जिसकी ओर आपने मोड़ा वो परिधि बन जाती है। किसकी ओर आपने मोड़ा, चौड़ाई की ओर। तो ऐसे 20 गुणे 18 20 बाई 18 को आप 20 सेंटीमीटर के परितः मोड़िए। परितः का मतलब 18 की ओर मोड़िए। तो 20 के परितः अगर आप मोड़ते हैं तो 20 क्या बनेगा, ऊंचाई, और ये परिधि बन जाएगी। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपको ऐसा दिया होगा आप तुरंत खट से क्या बनाइएगा, सर्किल। और ये सर्किल कह रहा हूँ, आप रेक्टेंगल आयत बनाइएगा। ये 20 हो गया, ये 18 हो गया। अब हमको किसके परितः मोड़ना है, मान लीजिए कि 18 वाले के परितः मोड़ना है। तो ऐसे मोड़ेंगे, इस तरह से बनेगा। तो जिसके परितः मोड़ा जाएगा वो क्या बनेगा, वही तो ऊंचाई बनेगी। ये 18 ये भी हो जाएगी। और जो दूसरी भुजा होगी वो क्या बन जाएगी, 2 पाई आर यानी परिधि बन जाएगी। तो मेरे उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग लगा लेंगे, ऐसा उम्मीद है। तो देखिए, जब लिख लेते हैं इसको, जब आयताकार कागज को उसके चौड़ाई की ओर मोड़ा जाता है। ओर का मतलब अनुदिश। अगर चौड़ाई की ओर हो गया तो लंबाई के परितः हुआ, और जिसके परितः मोड़ा जाएगा वो ऊंचाई बनेगी बेलन की। तो जब आयताकार कागज को उसके चौड़ाई की ओर मोड़ा जाता है तो जिसकी ओर मोड़ेंगे वो
आप बेलन के आधार की परिधि बनेगी, जिसकी ओर मोड़ेंगे वो 2 पाई आर बनेगा। जिसकी ओर लंबाई की ओर मोड़ेंगे, लंबाई 2 पाई आर बनेगा। चौड़ाई की ओर मोड़ेंगे, चौड़ाई 2 पाई आर बनेगा। और जैसे चौड़ाई की ओर मोड़ा तो चौड़ाई 2 पाई आर बनेगा और लंबाई बेलन की ऊंचाई बन जाएगी। और अगर आपने लंबाई की ओर मोड़ा तो लंबाई क्या बनेगी, 2 पाई आर, और जो चौड़ाई होगी वो ऊंचाई बन जाएगी। ये है। तो जब आयताकार कागज को उसके चौड़ाई की ओर मोड़ा जाता है, हेडिंग हमने पूरा कंप्लीट लिखा है, उसको समझ लीजिए। जब आयताकार कागज को उसके चौड़ाई की ओर मोड़ा जाता है तब जो ठोस प्राप्त होता है, तब जो ठोस प्राप्त होता है उसे बेलन कहते हैं। उसे बेलन कहते हैं। और प्राप्त बेलन में, और प्राप्त बेलन में, प्राप्त बेलन में कागज की, प्राप्त बेलन में जो कागज की लंबाई है, आपने किसकी ओर मोड़ा है, चौड़ाई की ओर मोड़ा है, तो चौड़ाई 2 पाई आर बनेगा। और जिसके परितः आप मोड़ेंगे वो ऊंचाई बन जाएगा। जिसकी ओर मोड़ेंगे वो परिधि बनेगा और दूसरा ऊंचाई बनेगा। तो किस ओर मोड़ा आपने, चौड़ाई की ओर मोड़ा तो वो परिधि बन गया, तो लंबाई क्या बनेगी, वो ऊंचाई बन जाएगी। तो जब आयताकार कागज को उसके चौड़ाई की ओर मोड़ा जाता है तो जो ठोस प्राप्त होता है उसे बेलन कहते हैं। प्राप्त बेलन में कागज की लंबाई बेलन की ऊंचाई बन जाती है। प्राप्त बेलन में कागज की लंबाई, कागज की लंबाई बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई तथा कागज की चौड़ाई, कागज की चौड़ाई बेलन के आधार की परिधि बन जाती है। बेलन के आधार की परिधि बन जाती है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बच्चों, तो बेलन का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं शंकु। बेलन का टॉपिक कंप्लीट। हम लोग शंकु को पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं शंकु को। तो देखिए शंकु, शंकु का पूरा नाम है लंब वृत्तीय शंकु। लंब वृत्तीय शंकु, लंब वृत्तीय शंकु, इसको इंग्लिश में कहेंगे राइट सर्कुलर कोन। हाँ बेटा, तो हम लोग शंकु पढ़ेंगे। शंकु, शंकु कोन, कोन आप लोग जानते हो, जो आइसक्रीम खाते हो आइसक्रीम कोन, वही कोन है। कोन का शेप क्या है, मंदिर की जो घंटियाँ होती हैं, घनघनाई जाती हैं मंदिर की घंटियाँ, वो कोन है। और जोकर की टोपी जो आपने देखी है वो कोन है। तो ये सब कोन के एग्जाम्पल हैं। और कोन कैसे हमको प्राप्त होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए ये ऐसे कोन होता है, इसका शेप ये बेटा, ऐसे लाइन खींचो, ऐसे लाइन खींचो
ये ऐसे खींच दो, ट्रायंगल बन गया, और ये नीचे सर्किल बना दो, तो ये कोण हमको प्राप्त हो गया, ये कोण हमको प्राप्त हो गया। ये कोण का शेप है, ये कोण का शेप है ना। अभी हमने बताया जोकर की टोपी, तो जोकर तो ऐसे ही टोपी पहनता है ना, ये बन गया जोकर जी। तो जो इसकी टोपी है दरअसल VAVO, ये जोकर की टोपी, जो जोकर की टोपी हो वो भी क्या है बेटा, शंकु है। जोकर की टोपी ये क्या है, शंकु है। तो शंकु का शेप आपने जान लिया। शंकु क्या होता है, जो आइसक्रीम, जिसमें आइसक्रीम भरा जाता है, कोन, वो शंकु है। और आपका मंदिर का घनघनाता हुआ घंटी जो होता है, मंदिर की घंटियाँ, वो शंकु हैं। और जोकर की टोपी शंकु है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो देखिए ये कैसे प्राप्त होता है, ये कैसे प्राप्त होता है, और क्या क्या इसमें होता है। तो पहले ये जान लो क्या क्या इसमें होता है। पहले तो शेप एक बार फिर जान लो। यह ट्रायंगल बन गया ट्रायंगल, और इसका निचला सिरा वृत्तीय कर दीजिए। बेलन का ऊपरी और निचला दोनों सिरा वृत्तीय होता है, और इसमें इस तरह से होता है। तो ये आपका शंकु तैयार हो गया, शंकु आपका तैयार हो गया। ये VAVO, ये आपका शंकु तैयार हो गया। अब देखिए जो OA और OB हैं वो क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। AB क्या है, वृत्त का व्यास है। तो ध्यान दीजिएगा कि OA और OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं संभव हैं, एक वृत्त में अनंत व्यास संभव हैं, एक वृत्त में अनंत जीवाएं संभव हैं। तो ध्यान दीजिएगा। और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। अगर त्रिज्याएं बराबर हुई तो व्यास भी बराबर होंगे, जितने भी वृत्त के व्यास होंगे सब बराबर होंगे। तो देखिए एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो OA भी वृत्त की त्रिज्या हुई, OB भी वृत्त की त्रिज्या हुई। किसी एक को हम लिख लेते हैं, ये है त्रिज्या, त्रिज्या R, और ये बेलन की ऊंचाई है। इस ऊंचाई को लंब ऊंचाई भी कहते हैं, लेकिन ऊंचाई, ये बेलन की ऊंचाई है, इसको लंब ऊंचाई भी बोलते हैं। ये बेलन की ऊंचाई है H, और VA और VB ये दोनों ही शंकु की तिरछी ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई। दोनों बराबर होते हैं, जितना VA होता है उतना VB होता है। तो ये तिर्यक ऊंचाई हुई। इसको तिरछी भी कहते हैं, तिरछी, ये तिर्यक ऊंचाई हुई। तो इतनी चीजें होती हैं शंकु में। क्या होती है, त्रिज्या, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई को हम L से डिनोट करते हैं, ये L है, L, त्रिज्या R है, ऊंचाई H है, और तिर्यक ऊंचाई जो होता है वो L होता है, L तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है बेटा। तो ये शंकु का शेप है। और अब आया शंकु कैसे प्राप्त होता है, तो इसको मैं आपको डिफाइन कर दूंगा, लिखवाऊंगा नहीं। शंकु कैसे प्राप्त होता है, तो जब किसी त्रिभुज को उसके किसी भी भुजा के परिता घुमाते हैं, जब किसी त्रिभुज को, उस त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, जब किसी त्रिभुज को उसके किसी भी भुजा के परिता घुमाते हैं तो जो ठोस प्राप्त होता है वो शंकु होता है। तो अगर आपने नॉर्मली त्रिभुज को आपने घुमाया
किसी भी भुजा के परिता तो आपको शंकु मिलेगा। समकोण त्रिभुज को भी आप लंब या आधार के परिता घुमाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? शंकु मिलेगा। बट लेकिन शंकु को समकोण त्रिभुज को अगर आपने कर्ण के परिता घुमाया है तो दोहरा शंकु मिलेगा, यानी 2 शंकु मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखना। नॉर्मल किसी भी त्रिभुज को उसके किसी भी भुजा के परिता, नॉर्मल का मतलब चाहे समबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे विषम बाहु हो, अगर किसी भी त्रिभुज को अगर हम उसके किसी भी भुजा के परिता घुमाते हैं तो जो ठोस प्राप्त होता है वो शंकु होता है। अब हम आते हैं समकोण त्रिभुज में, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज में अगर हम लंब या आधार के परिता उसको रोटेट कर देते हैं, घुमा देते हैं, लंब के परिता या आधार के परिता, तो हमको एकल शंकु मिलता है, एक शंकु प्राप्त होता है। लेकिन अगर हमने समकोण त्रिभुज को उसके कर्ण के परिता रोटेट कर दिया, उसके कर्ण के परिता हमने घुमा दिया, तो हमको दोहरा शंकु मिलेगा, यानी हमको 2 शंकु प्राप्त होगा। तो बच्चों अब आइए, आपको मालूम हो गया कि शंकु कैसे प्राप्त होता है। नॉर्मल में क्या होता है कि किसी त्रिभुज को उसके किसी भी भुजा के परिता घुमा दिया जाए तो जो ठोस प्राप्त होता है वो शंकु होता है। और हमने ये भी बता दिया समकोण त्रिभुज में जो आपका रेयर वाला है कि कर्ण के परिता अगर हमने घुमाया है तो हमको दोहरा शंकु प्राप्त होगा। समकोण त्रिभुज को यदि उसके कर्ण के परिता उसे घुमा दिया जाए तो हमें क्या मिल जाता है? दोहरा शंकु मिल जाता है। चुरमुरे जब आप लोग खाते हैं, जो भूजा मिलता है जो बेचते हैं दुकानों पे, तो जो पेपर कट करते हैं वो ट्रायंगल के आकार का ही करते हैं, उसमें भूजा रख देते हैं और तुरंत आपको मोड़ के दे देते हैं, वो शंकु आपका तैयार हो जाता है और भूजा उसमें भर जाता है बच्चों। तो यही है कि किसी भी त्रिभुज को उसके किसी भी भुजा के परिता घुमाया जाए तो जो ठोस प्राप्त होगा वो शंकु होगा। अब आइए फार्मूला जान लेते हैं। ये यहाँ लंब होता है इसीलिए इसका पूरा नाम लंब वृत्तीय शंकु होता है। ये लाइन जो है इस लाइन पे लंब होती है, लंब वृत्तीय शंकु होता है। संक्षेप में इसको शंकु बोल देते हैं, संक्षेप में इसको हम शंकु कह देते हैं। तो देखिए VABO, तो OB क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। OA क्या? OA OB दोनों ही त्रिज्या हो गई। त्रिज्या को हम R कर दें और VO लंब ऊंचाई है, यानी ऊंचाई है, इसको H कर दें, H से निरूपित किया जाता है। और तिरछी ऊंचाई चाहे VA चाहे VV ये दोनों बराबर हैं, तिरछी ऊंचाई को हम L कर दें। ठीक, तो देखिए सबसे पहला जो हमारा फार्मूले का जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा? शंकु की ऊंचाई H, उसकी त्रिज्या R और तिरछी ऊंचाई L में रिलेशन क्या होता है। तो देखिए शंकु की ऊंचाई H, शंकु की ऊंचाई H, त्रिज्या R तथा तिर्यक ऊंचाई L में संबंध लिखेंगे बच्चों। तो देखिए क्या रिलेशन होता है, तो ध्यान दीजिए हमने बताया है कि जो VO है AB पे लंब होता है, तो हमारा जो ट्रायंगल
जो हमारा त्रिभुज VOA है वो समकोण त्रिभुज है, तो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप शंकु की ऊंचाई, त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई में रिलेशन प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए कैसे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज VOA में, हाँ पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही कहता है पाइथागोरस का प्रमेय। तो कर्ण हमारा है L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यही हमारा रिलेशन हो गया है ना। शंकु की ऊंचाई, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई L का जो रिलेशन होगा L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। अब देखिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, ये शंकु का आयतन होता है। शंकु के आयतन का फार्मूला, और आयतन का मात्रक घन इकाई आपने जाना। और शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला है पाई आर एल, और पृष्ठ है यानी पृष्ठ मीन्स ही क्षेत्रफल हुआ, तो इसका जो इकाई होगा वर्ग इकाई होगा, इसका जो मात्रक होगा वो वर्ग इकाई होगा। अब देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु का भी आधार वृत्त होता है, वृत्त, आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, अभी आपने जाना पाई आर एल प्लस आधार यानी वृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या आर है, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगर हम दोनों से पाई आर कॉमन कर लें दोनों टर्म से, तो पाई आर कॉमन हो गया, बचेगा इंटू एल प्लस आर। अब ये भी पृष्ठ ही है, संपूर्ण पृष्ठ है, तो इसका भी मात्रक वर्ग इकाई। हाँ बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका शंकु का फार्मूला कंप्लीट होता है। हाँ बच्चों, शंकु टॉपिक, अब अगला टॉपिक हम लोग जानेंगे शंकु के बाद वाला गोला। गोला, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्फीयर। देखो जब हम गोले को बनाएंगे ध्यान से देखिएगा, तो ये आपको वृत्त नजर आ रहा होगा, ये आपको वृत्त नजर आ रहा होगा। तो वृत्त और गोले में फर्क जान लीजिए। वृत्त क्या होता है, 2D होता है, यानी कि एक्स वाई
समतल में होता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में होता है। और जो गोला होता है, गोला 3D है, मेंसुरेशन ही 3D है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होती है। और वृत्त का हम केवल क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्योंकि वो 2D होता है, उसमें ऊंचाई नहीं होती। और गोले का हम आयतन निकाल सकते हैं, इसलिए गोला 3D है, गोला 3 डायमेंशन है और वृत्त 2 डायमेंशन है। एक ही रीज़न है क्योंकि गोले का वृत्त का हम आयतन नहीं निकाल सकते, वृत्त का आयतन नहीं निकाल सकते। वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन वृत्त का आयतन नहीं निकाल सकते। और गोला 3D है, इसका हम क्या निकाल सकते हैं, पृष्ठ भी निकाल सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ भी निकाल सकते हैं, आयतन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि गोले में ऊंचाई होती है। गोला क्या है, क्रिकेट की गेंद गोला है, क्रिकेट की गेंद गोला है। जो कंचा गोली खेलते हैं आप लोग, वो भी क्या है, गोला है। पानी की बूंद क्या है, पानी की बूंद गोला है। और उसके बाद आपका जो पारे की बूंद है वो भी गोला है। ऐसे जितने भी ठोस हैं वो सब क्या हैं, इस तरह के जो ठोस हैं वो गोले के एग्जाम्पल हैं। तो देखिए गोला 3D है, आपने जाना। तो गोले का केंद्र अगर हम O कर दें तो गोले के केंद्र से गोले के परिधि को मिलाने वाली रेखा गोले की त्रिज्या हो गई, गोले की त्रिज्या R हो गई। अब देखिए, अब गोले का फार्मूला, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ होगा 4πr²। 4πr², चूंकि पृष्ठ है तो इसका मात्रक वर्ग इकाई हो जाएगा, इसका मात्रक वर्ग इकाई हो जाएगा। और गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन होगा 4/3 πr³ बेटा। और आयतन का मात्रक घन इकाई। अब गोले का पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही चीज़ है, क्षेत्रफल हुआ गोले का, क्योंकि गोला ऐसा होता है क्योंकि इसमें और ना तो वृत्त शामिल है ना कुछ शामिल है, ये खुद में गोला है, इसीलिए इसका आप चाहे वक्र पृष्ठ कह लो, वही इसका क्षेत्रफल हो गया। तो बस 2 ही फार्मूले गोले में होते हैं बेटा, इसको आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बच्चों, अब देखिए, अब हमने अभी बताया है कि गोले का आयतन हम निकाल सकते हैं क्योंकि 3D फिगर में ऊंचाई होती है, तो गोले में भी ऊंचाई होती है, गोले में ऊंचाई होती है, ध्यान दीजिए, गोले में ऊंचाई होती है। कैसे होती है देख लीजिए बेटा, ये जो लाइन है ये गोले की ऊंचाई है, लेकिन अभी तो ये ऊंचाई नहीं है, अभी ये ऊंचाई नहीं है। अगर ये केंद्र से जा रहा है तब AB क्या हो जाएगी, गोले की ऊंचाई हो जाएगी। और जब ये केंद्र से होकर गोले के जा रहा है तो ये गोले का व्यास हो गया, ये गोले का व्यास हो गया, यानी गोले का व्यास ही गोले की ऊंचाई होती है बच्चों। तो इसको लिख लीजिए बेटा, व्यास, गोले की ऊंचाई, गोले की ऊंचाई, गोले की ऊंचाई गोले का व्यास होती है, गोले का व्यास होती है, गोले की ऊंचाई गोले का व्यास होती है। हाँ बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अर्धगोला, उसका फार्मूला। अब देखिए अर्धगोला क्या है, शेप देखिए,
अब देखिए OA और OB आपको दिख रहा होगा कि वृत्त की त्रिज्या है। ये वृत्त की त्रिज्या है बेटा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो OA और OB वृत्त की त्रिज्या हुई, लेकिन गोले की भी होगी, क्योंकि देखिए ये गोला, ये जो जा रहा है ये गोला, ये यहाँ आके रुका ना, यहाँ आके रुका, और ये गोला यहाँ आके रुका, तो गोले है ना। तो ध्यान दीजिएगा, गोले के केंद्र से गोले के परिधि को मिलाने वाली रेखा गोले की त्रिज्या हो गई। गोले के केंद्र से गोले के परिधि को मिलाने वाली रेखा गोले की त्रिज्या हो गई। तो ये गोले की भी त्रिज्या हुई और ऊपर वाले वृत्त की भी त्रिज्या हो गई। तो अगर हम त्रिज्या को R मान लें, त्रिज्या को, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर हम O से गोले के केंद्र से गोले के परिधि को मिला दें ये, तो OC भी गोले की त्रिज्या हो गई। और चूंकि अर्धगोले की बेटा अर्धगोले की त्रिज्या हो गई, और चूंकि अर्धगोला और गोला दोनों ही 3D हैं, तो अर्धगोले में भी ऊंचाई हुई और अर्धगोले की ऊंचाई OC हुई। यानी अर्धगोले की ऊंचाई अर्धगोले की त्रिज्या होती है, और गोले की ऊंचाई गोले का व्यास होती है। गोले की ऊंचाई गोले का व्यास होती है, और अर्धगोले की ऊंचाई अर्धगोले की त्रिज्या होती है। अब देखिए अर्धगोले का फार्मूला। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन गोले के आयतन का आधा होगा। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई R क्यूब। इसी का आप आधा कर दीजिए, हाफ, 1/2 कर दीजिए, तो 2 × 2 2 दूनी 4, यानी गोले का अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई R क्यूब, और आयतन का मात्रक घन इकाई। अब देखिए, अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा? गोले के वक्र पृष्ठ का आधा। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई R स्क्वायर, अभी आपने जाना। इसी का हाफ कर दीजिए, 2 × 2 2 दूनी 4, यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई R स्क्वायर वर्ग इकाई। अब देखिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ प्लस वक्र पृष्ठ प्लस इस वृत्त का क्षेत्रफल। अगर हम उल्टा रख दें तो आधार का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ में वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दें। एक चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, उसमें शंकु में, शंकु का आधार वृत्त होता है, बेलन का आधार वृत्त होता है, शंकु का आधार वृत्त होता है। अगर अर्धगोले को हम उल्टा कर दें तो अर्धगोले का भी आधार वृत्त होता है। तो वक्र पृष्ठ 2 पाई R स्क्वायर प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की त्रिज्या R है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर 3 पाई R स्क्वायर। और चूंकि ये भी पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ है, तो इसका भी मात्रक वर्ग इकाई होगा। तो ये अर्धगोले का भी फार्मूला कंप्लीट हो गया। अर्धगोला क्या है? कटोरी जिसमें हम लोग क्या खाते हैं? दाल खाते हैं, उसमें सब्जी खाते हैं, वही है आपका अर्धगोला। तो देखिए बेटा, अर्धगोले का भी आपका कंप्लीट हो गया फार्मूला। अब केवल बचता है फ्रस्टम। फ्रस्टम यानी कि छिन्नक, शंकु छिन्नक।
तो वो मैं आपको कल बताऊंगा। और जितने भी फार्मूले हमने लिखाए हैं वो बिल्कुल आप इसको तैयार कर लीजिएगा, तभी मेंसुरेशन का पहला सवाल लगना तभी चालू होगा जब आपको सारे फार्मूले घन के, घनाभ के और बेलन के, शंकु के, गोले के, अर्ध गोले के होंगे, तब आपकी एक्सरसाइज लगना स्टार्ट होगी। लास्ट वाली एक्सरसाइज फ्रस्टम यानी छिन्नक की जो एक्सरसाइज है वो अकेली एक्सरसाइज है। तो इतना आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये समझ में आया, आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे का वीडियो भी आपको मिलता रहे, निरंतर मिलता रहे, उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। धन्यवाद।